हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है धनराज टी, बी ऑप्शन है बी साईराम, सी ऑप्शन है किशोर मकवाना और डी ऑप्शन है आमिर सुबहानी। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए धनराज टी। अब इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी की स्थापना 10 फरवरी 1937 को श्री एम चिदम्बरम चेट्टियार ने की, जो बैंकिंग, बीमा व उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी थे। अब अगला पॉइंट इसमें है, बैंक की स्थापना उन्होंने 2 उद्देश्यों से की। पहला है विदेशी विनिमय व्यवसाय तथा विदेशी बैंकिंग में विशिष्टता। अगला पॉइंट, 1977 में आईओबी ने सियोल में अपनी शाखा खोली तथा 1979 में बैंक ने कोलंबो में विदेशी मुद्रा बैंकिंग यूनिट खोला। अब आगे देख लेते हैं। धनराज टी को इंडियन ओवरसीज बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट, इनकी नियुक्ति 10 मार्च 2024 से 3 साल के लिए की गई है। अगला पॉइंट, इंडियन ओवरसीज बैंक में शामिल होने से पहले उन्होंने इंडियन बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। अगला पॉइंट, इंडियन ओवरसीज बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। अगला पॉइंट, यह एक सरकारी स्वामित्व वाला बैंक है। अजय श्रीवास्तव जे इसके एमडी और सीईओ हैं। अब अगला पॉइंट, राष्ट्रीयकरण 1969 में के समय आईओबी 14 बड़े बैंकों में से एक था जो 1969 में राष्ट्रीयकृत हुआ। 1969 में राष्ट्रीयकरण के समय आईओबी की भारत में 195 शाखाएं थीं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 13 मार्च, बी ऑप्शन है 14 मार्च, सी ऑप्शन है 15 मार्च और डी ऑप्शन है 16 मार्च। ये कब मनाया गया, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन सही है बी, 14 मार्च को। अब इसके बारे में जान लेते हैं किडनी दिवस का। इसकी कानूनी स्थिति है, यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में है। मुख्य कार्यकारी इसके अधिकारी केविन लोंगिनो हैं। कुर्सी है एंथोनी टग्गल। इसके अध्यक्ष हैं पाल पालेवस्की एमडी इसके हैं, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। विश्व किडनी दिवस मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। 2024 में यह 14 मार्च को मनाया गया। अगला पॉइंट, सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य 2024 के विश्व किडनी दिवस अभियान का विषय है। अगला पॉइंट, विषय क्रोनिक किडनी रोग के बढ़ते बोझ और इष्टतम किडनी देखभाल प्राप्त करने पर केंद्रित है। अगला पॉइंट, इसे पहली बार वर्ष 2006 में क्या आपकी किडनी ठीक है के नारे के साथ मनाया गया। अगला पॉइंट, इस दिन का मुख्य लक्ष्य किडनी स्वास्थ्य देखभाल तक निष्पक्ष पहुंच का समर्थन करना है। अब अगला पॉइंट, यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ISN और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन, वर्ल्ड किडनी अलायंस IFKF, WKA की एक संयुक्त पहल है। अब अगला पॉइंट, किडनी शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को हटाने और इलेक्ट्रोलाइट स्तर पर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में नौसेना अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस कहाँ आयोजित किया गया। आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है मलेशिया, बी ऑप्शन है थाईलैंड, सी ऑप्शन है सेशेल्स और डी ऑप्शन है मालदीव्स। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें सी, सेशेल्स। अब जान लेते हैं सेशेल्स के बारे में। सेशेल्स भारतीय महासागर में स्थित 115 द्वीपीय समूहों का एक राष्ट्र है। अगला पॉइंट, इस द्वीपीय देश की राजधानी विक्टोरिया है।
इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच, अंग्रेजी, सेशेल्स क्रियोल है। अगला पॉइंट, यह एक गणतंत्रात्मक देश है। यहाँ के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन हैं तथा यहाँ की करेंसी सेशेल्सी रुपया है। अब आगे देख लेते हैं। नौसैनिक अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 24 पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने INS तीर के साथ नौसैनिक अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस में भाग लिया। अगला पॉइंट, नौसैनिक अभ्यास 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया। अगला पॉइंट, अभ्यास में भारतीय नौसेना 16 मित्रवत विदेशी देशों के साथ सक्रिय रूप से शामिल हुई। अगला पॉइंट, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर VBSS प्रक्रियाएं गोताखोरी संचालन, समुद्री अंतर्विरोध संचालन और सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं में प्रशिक्षण इस अभ्यास का हिस्सा था। अब अगला पॉइंट है, इस अभ्यास के दौरान भारतीय गोताखोरों ने अमेरिका और सेशेल्स के गोताखोरों के साथ संयुक्त गोताखोरी अभियान में भाग लिया। अब अगला पॉइंट है, कटलेस एक्सप्रेस एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। यह अमेरिकी अफ्रीकी कमांड द्वारा प्रायोजित है। अब अगला पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी अफ्रीकी तट और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में भारत किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर को कैबिनेट की मंजूरी दी है। अब आगे देख लेते हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन है नेपाल, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है भूटान। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, भूटान। अब खाद्य सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के बाद वर्ष 2019 से प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। वर्ष 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा शब्द को आपूर्ति पर जोर देने के साथ परिभाषित किया गया था। अगला पॉइंट, यह दिवस असुरक्षित भोजन से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छता के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अब अगला पॉइंट, वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को चिन्हित किया गया था। अब अगला पॉइंट, WHO और खाद्य और कृषि संगठन FAO संयुक्त रूप से इस दिवस को मनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यह समझौता भूटान खाद्य और एवं औषधि प्राधिकरण BFDA, स्वास्थ्य मंत्रालय भूटान की शाही सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के बीच हुआ। अगला पॉइंट, यह समझौता खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है। अगला पॉइंट, इस समझौते पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच व्यापार में आसानी होगी। अब अगला पॉइंट, भारत में उत्पादों का निर्यात करते समय FSSAI द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन के प्रमाण के रूप में BFDA द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब अगला पॉइंट, इससे कारोबार करने में आसानी होगी जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला पॉइंट, इससे दोनों पक्षों भारत और भूटान की अनुपालन लागत में भी कमी आएगी। अब भूटान के बारे में देख लेते हैं। भूटान की राजभाषा जोड़खा है। यहाँ की सरकार गणतंत्रात्मक है, पारंपरिक राजतंत्र है। यहाँ के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। यहाँ के प्रधानमंत्री लोतेय तेसरिंग हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में भारत और किसके बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी ऑप्शन है सऊदी अरब,
सी ऑप्शन है ईरान और डी ऑप्शन है कतर। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका ए, संयुक्त अरब अमीरात। अब आगे देख लेते हैं सामान्य जानकारी। इस अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते पर 13 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। अगला पॉइंट, यह समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए है। अब अगला पॉइंट, इसे 14 मार्च 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई थी। अगला पॉइंट, यह समझौता 10 साल के लिए लागू होगा, इसके बाद इसे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह समझौता भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग पर है। अगला पॉइंट, यह समझौता दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और अभ्यासों को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट, यह समझौता रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा। अगला पॉइंट, यह समझौता दोनों देशों को आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने में मदद करेगा। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट, यह समझौता दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देगा। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? यह समझौता भारत और यूएई के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा। यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक लाभ भी लाएगा। अगला पॉइंट, यह समझौता क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देगा। अदर पॉइंट देख लेते हैं क्या है। यह समझौता अभी भी लागू नहीं हुआ है। यह समझौता लागू करने के लिए दोनों देशों को अभी भी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। अगला पॉइंट, इस समझौते के बारे में कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है। अगला पॉइंट, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा है। अब आगे देखते हैं। यह भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस के माध्यम से यूरोप तक प्रस्तावित आर्थिक गलियारा है। इसमें 2 अलग अलग गलियारे होंगे, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी से यूरोप को जोड़ेगा। अगला पॉइंट, 9 सितंबर 2023 को भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की थी। अब अगला पॉइंट, उन्होंने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई थी। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, भारत ने अहमदाबाद के लिए किसके साथ मिलकर एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है विश्व बैंक, बी ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक और सी ऑप्शन है शंघाई सहयोग संगठन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें बी, एशियाई विकास बैंक, ADB। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसकी ऋण राशि है 181 मिलियन। परियोजना अहमदाबाद शहर में रहने की स्थिति और गतिशीलता में सुधार करना। इसके मुख्य घटक क्या हैं? सार्वजनिक परिवहन का उन्नयन, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विस्तार, नई बसें, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट बुनियादी ढांचे का विकास। अगला पॉइंट, शहरी बुनियादी ढांचे का विकास, सड़कों का उन्नयन, जल निकासी और सीवेज प्रणाली में सुधार और स्मार्ट सिटी समाधानों का कार्यान्वयन। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले के लिए बेहतर आवास, सामुदायिक सुविधा का उन्नयन और कौशल विकास कार्यक्रम। ऋण समझौते के लाभ क्या हैं? अहमदाबाद में रहने की स्थिति में सुधार होगा, शहर में गतिशीलता और कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी, शहरी प्रदूषण में कमी आएगी। अब आगे देख लेते हैं। रोजगार का सृजन होगा, सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। 14 नवंबर 2023 को भारत सरकार और ADB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला पॉइंट, समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजीव कुमार और ADB की ओर से भारत के लिए कंट्री निदेशक मुक्तेश खरे ने हस्ताक्षर किए।
अब अगला पॉइंट है, आगे देखते हैं अतिरिक्त जानकारी क्या है। यह ऋण एडीबी द्वारा भारत को 2023 में प्रदान किया गया तीसरा ऋण है। अगला पॉइंट, एडीबी ने 2023 में भारत को कुल 1.2 बिलियन का ऋण प्रदान किया है। अब आगे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अगली न्यूज़ है। इस योजना की अवधि 1 अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक है। कुल बजट है इसका 500 करोड़। योजना के लाभ क्या हैं? 2 पहिया और 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी। 2 पहिया वाहन के लिए 1,15,000 और 3 पहिया वाहनों के लिए 50,000 तक। इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी 50 लाख तक। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। फेम सेकेंड योजना के तहत पहले से स्वीकृत लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। योजना के उद्देश्य क्या हैं? देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, रोजगार का सृजन करना। योजना के लिए पात्रता क्या है? वाहन भारत में निर्मित होना चाहिए। वाहन फेम सेकेंड योजना के मानकों को पूरा करना चाहिए। वाहन खरीदार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब आगे है इसमें, योजना के तहत आवेदन कैसे कर सकते हैं, देख लेते हैं। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा। अगला पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी अधिकृत डीलर से संपर्क करें। ऑफलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी अधिकृत डीलर से संपर्क करें। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।